नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। आप बात चाहे अमेरिका की करिए, बात चाहे आप चीन की करिए, या फिर बात आप चाहे रूस की करिए, तीनों देश एक तरीके से ऐसा लग रहा है मनमानी कर रहे हैं और अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठाकर ले गए अपने देश। तमाम पूरी दुनिया इस एक्शन की आलोचना कर रही है। उधर अगर रूस को देखें तो पिछले कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। वहां पर भी सवाल है कि आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है, वहां पर भी कोई आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिर इधर चीन को अगर देखें तो चीन भी इधर अपने शक्ति को बढ़ा तो रही है लगातार, लेकिन अपने विस्तारवादी नीति के तहत चीन भी दूसरे देशों पर नजर गड़ाए हुए है। ताइवान उनमें से एक बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि एक संगठन है रूस को रोकने के लिए बनाया गया था, नाटो। नाटो संगठन के अंदर 32 सदस्य देश हैं और इन 32 सदस्य देशों में कुछ ताकतवर हैं, कुछ कमजोर भी हैं। लेकिन जो देश इस संगठन के अंदर आते हैं उन देशों के ऊपर हमला करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकता। रूस ने यूक्रेन पर तो हमला किया, लेकिन क्योंकि रूस की उस वक्त की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो को बनाया गया था, लेकिन रूस इस नाटो संगठन के किसी सदस्य देश पर हमला नहीं कर सकता। क्योंकि इस नाटो का एक संकल्प है जब यह बना था कि अगर किसी देश के ऊपर हमला होगा तो मतलब तमाम सदस्य देश उस हमले को अपने ऊपर हमले के तौर पर देखेंगे और उस देश की मदद करेंगे। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एशिया में भी इस तरीके का कोई संगठन बने, क्योंकि भारत के ऊपर, नेपाल के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, तमाम देशों के ऊपर नजर है, अलग अलग देशों की। ताइवान के ऊपर नजर चीन की है। तो क्या रोका जा सकता है इस तरीके के हमलों को? क्या इस तरीके का कोई संगठन बनाया जा सकता है? सवाल बहुत बड़ा है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि फ्रांस की तरफ से और कई देशों की तरफ से आवाज उठी थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका सर्वे सर्वा बनाया जाए, ताकि इधर के भी अगर एशिया पैसिफिक रीजन को देखें तो इधर भी कोई आंख उठाकर नाक देख सके। तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वो संगठन बन सकता है तो उसका असर क्या होगा और कैसे उसको अगर हम अपने रीजन के हिसाब से देखें तो कितना सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से हमने नाटो का जिक्र किया, वो संगठन बनाया है इसलिए गया था ताकि उसके सदस्य देशों की रक्षा की जा सके, कोई हमला ना कर सके। अब आप क्या देखते हैं, क्या इधर भी कोई ऐसा संगठन बनाया जा सकता है कि कोई हमारी तरफ भी ना देख सके, हमारे ऊपर भी कोई हमला ना कर सके, और कैसे बनेगा सर, थोड़ा समझाइए। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। ये एक बहुत गहन मुद्दा उठाया, बड़ा गहरा है जी। और ये आए हैं, कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुट्ठी का एग्जांपल देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि एकता में शक्ति है। सब मुट्ठी बंधी रहेगी तो बिल्कुल सब वो एग्जैक्टली ये बड़ी पुरानी कहावत है और इसकी रिक्वायरमेंट जब से मानवता क्रिएट हुई है तब से वो सोचने की शक्ति है कि हम इसे भूल जाते हैं। अब आप देखिए, ये जो नेटो है आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये यूरोपियन अंग है। सारी ये यूरोपियन यूनियन है। हालांकि यूरोपियन यूनियन बाद में डिक्लेयर हुई है जी, पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन का अंग है। पर अगर फर्ज करो जी, अगर मैं ये जो आप अटैक की बात कर रहे हैं, वॉर्सो पैक्ट कंट्री बनी हुई थी, रशिया सोवियत यूनियन की, और वो नेटो उनका खिलाफत कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, पर वो सिक्योरिटी एंगल था एक। मैं ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटी एंगल तो ठीक है कि दुश्मन से दूर रखना, पर फर्ज करिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा खतरा है, चीन से खतरा है, ताइवान को, वियतनाम को, फिलीपींस को, साउथ चाइना सी में जैसे उनके आइलैंड्स ले रहे हैं, उनकी धरती पे काबू कर रहे हैं, और जैसे देखिए चाइना घुस गया, तिब्बत ले लिया,
चाइना और जो अपना अरुणाचल को देख रहा है। मैं इस बात की आपको चर्चा कर रहा हूँ, वेनेजुएला में अमेरिका घुस गया, ये सब ठीक है, और हर जगह ईरान की बात कर रहा है, ग्रीनलैंड की बात कर रहा है जी। सो बात सारी ये होती है, ये तो सिक्योरिटी एंगल है, पर जब आप सारे संगठित हो जाओ, सिर्फ सब कंट्रीज जब संगठित हो तो उनकी एक रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ सिक्योरिटी, उनकी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट है जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, थ्रू टूरिज्म, थ्रू जॉइंट एविएशन, थ्रू कोऑपरेटिव स्कीम्स, एंड जैसे यूरोपियन यूनियन में है। और सिक्योरिटी एक ऑल्सो अंग है। हालांकि नेटो कभी ये अपने को यूरोपियन यूनियन कहने की बात नहीं करता क्योंकि वो सबसे पहले आया था, इसलिए चुप रहते हैं, पर है तो वही कंट्री सारी। बिल्कुल। तो अब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब समय आ गया है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो शिंजो आबे, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर लेट, उन्होंने ये कहा था कि अब इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा एरिया बन रहा है, पैसिफिक, इट इज इंडो पैसिफिक जोन। अगर इंडो पैसिफिक जोन को डेवलपमेंट पूरा किया जाए, उनकी नजर चाइना पे है, जापान की, तो उन्होंने कहा भारत को ऐसी एरिया का लीडरशिप देके बड़ा भारी डेवलपमेंट हो सकती है हर एक एंगल में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। जो नेटो की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग, आपको नेटो नाम की चीज नहीं बनानी जैसी, पर आप ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द एजेंडा ऑफ द थिंग। ये मैं रोकना चाहूंगा, इंडो पैसिफिक को थोड़ा समझा देता हूं, ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। इंडो हिंद महासागर, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये क्षेत्र दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है, ये भी थोड़ा समझिए। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यहीं पर रहती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 2/3 हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा खासकर समुद्री रास्तों से यहीं से गुजरता है। इसके अलावा इसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। चीन, भारत, जापान जैसे देश इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि व्यापारिक लिहाज से भी, तमाम देशों की तरक्की के लिहाज से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक यूनियन अगर बन जाए तो सभी देशों को फायदा होगा। सर क्या कहेंगे आप, समझाइए। बिल्कुल, ये इसका नाम होगा एशिया पैसिफिक यूनियन जी, मतलब एशियन कंट्रीज, पैसिफिक कंट्रीज, बाद में उनको आप अफ्रीकन कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लीजिए, बट AAPU, एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक यूनियन, अब ऐसा नाम आ सकते हैं, बेसिकली यूनियन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज। देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडियन ओशन से देखिए, अगर आप जा रहे हैं साउथ चाइना सी की तरफ, तो मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, वो सारे एरिया से, उस एरिया से 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जाता है, 80 to 80% फ्यूल गुजरता है। चाइना की जो 40 to 60% ऑफ फ्यूल एंड अदर सारा ट्रेड वहां से गुजरता है। दैट्स व्हाई चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई चाइना हर जगह अपना आधिपत्य जमा रहा है, खासकर मलक्का स्ट्रेट से बड़ा डरता है। उसका ऑल्टरनेट रूट भी काटने की कोशिश कर रहा है थाईलैंड के थ्रू कैनाल, ताकि उसको इस एरिया से आना ना पड़े और वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में आके डायरेक्टली अपना मतलब कहने का मतलब है कि उसने कारकोरम हाईवे बनाया है विच ओपन्स इनटू अरेबियन सी, उसने बनाया, अगर ये रूट बनाता है ओपन इनटू बे ऑफ बंगाल। पर ये बात दूसरी है, वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया से बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया और कोरिया, ताइवान, सारे कंट्रीज मिलके संगठित हो जाएं तो सारे के सारे एरियाज में जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखिए साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है और ताइवान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए, आपका जेट इंजन 4 साल में तैयार हो सकता है अगर इकट्ठे मिल जाए। पर हम इकट्ठे मिल नहीं रहे। तो मैं एक उदाहरण है, बहुत चीजें हैं, जॉइंट साइबर ऑपरेशंस, जॉइंट फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशन, ये सब हो सकते हैं, पर जॉइंट सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज होगी। जब आप जॉइंट सिक्योरिटी की बात करेंगे तो जैसे चाइना जैसे देश, फिर वो भी इसमें संगठन, उनको इनवाइट किया जाएगा, तुम भी एशियन कंट्रीज हो, ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करेंगे, अगर ना करे तो कोई बात नहीं, पर उनको फिर पता चल जाएगा ये अब संगठित हो गए हैं। बिल्कुल, उसको वो बड़ी खिलाफत करेगा, वो होने नहीं देगा, वो कोई ना कोई पैसा लगाएगा, और उसके जो सहानुभूति वाले देश हैं, जो उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, वो भी शायद इसमें अड़ंगा डाले।
वो पर वो अलग की पॉलिटिक्स है। मैं बेसिक जो फिलॉसफी बता रहा हूं वो ये है कि हमने अगर ये एशिया पैसिफिक यूनियन तैयार कर ली तो आप सारे के सारे एरियाज में जो कोई भी एरिया हो वहां पे आप इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे कि अमेरिका रशिया देखते रह जाएंगे कि बिल्कुल सर, आपकी जो बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ बिल्कुल एक साथ और मिलकर आपने चलेंगे तो सारी जाहिर तौर पर हर देश तरक्की करेगा। और आपने कहा कि वर्किंग एज की मैन पावर सबसे ज्यादा इस एरिया में है, यूथ सबसे ज्यादा इस एरिया में है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स यहां से एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे ताइवान के, चाहे चाइनीज के, चाहे जापान के, चाहे इंडिया के। ये अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज डिपेंड ऑन देम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जो है इसकी खिलाफत कई लोग करिए। देखिए अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो रशिया का, वो चाइना का प्रकोप नहीं देखना चाहता, क्वाड बना दिया। क्वाड में आपको जापान है, इंडिया है, पर वो तो ठीक है चाइना को देखने के लिए, पर हमको जब अपनी प्रोग्रेस करनी है फिर आप देखिए आपको सब इन कंट्रीज को लेना। अगर क्वाड जैसी संस्था बनती है तो ठीक है, पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा बाहर वाली कंट्रीज आके एक्सप्लॉइट ना करें। सारी जो रिसोर्सेज है विद इन द एरिया डेवलपमेंट में हो। तब आप देखिए कि सारी की सारी जो हम जॉइंट रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू बर्मा, थाईलैंड, रेलवे, रोड, ये सारी की सारी एकदम से प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेड है, आपका टर्नओवर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जॉइंट इंडस्ट्रियल, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, सब के सब एब्सोल्युटली इन कंट्रोल रहेंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद तो सर यही करते हैं कि ऐसा हो फ्यूचर में और इस तरीके का कोई कदम उठाया जाए। तो लेकिन देखते हैं कि इसकी शुरुआत कौन करता, अगुवाई कौन करता, ये देखने वाली बात है। लेकिन जाहिर तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी चिंता हमको स्टेप्स ये उठाने पड़ेंगे कि ये तो थ्योरी है, पर आपको सारी गवर्नमेंट्स को इकट्ठा लाना पड़ेगा। ये पॉइंट तो हमने कर दिया, पर कौन उसको ऊपर लेगा, तो इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अभी देखिए ये थॉट प्रोसेस में आप जैसे लोगों में है, हमने एनजीओज भी बना लिए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, हम लेक्चर्स भी दे देते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम जाके किसी फोरम में बात करेंगे। पर जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट और ये आइडिया एक गवर्नमेंट दूसरी को ले जाएगी तब बात बनेगी। हमको वो देखना है, एक बार गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट आ जाएगा फिर ये चीज बनेगी। अभी बातों से नहीं बन सकती, ये बनेगी जब इस पे चिंतन करना पड़ेगा। तो हमको इन सारी कंट्रीज को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। आप जैसे लोग जो इस पे इंटरेस्ट लेंगे, जो लीडिंग एकेडमिक्स हैं, लीडिंग मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चिंतन को ऊपर ले जाएंगे, वो इस चिंतन को दर्शाएंगे, तब बात बनेगी। मैं इसलिए ये कहने कर रहा हूं कि सिर्फ आइडिया ठीक नहीं है पेपर में, इसको करने का तरीका भी ये है। और उसमें आप जॉइंट हेल्थ के प्रोग्राम्स करिए कि हेल्थ कैसे डेवलप होती है, ऐसे होता है, सेमिनार्स हो रहे हैं, इसके सेमिनार शुरू कर दिए हैं। मैं आपको भी इनवाइट करूंगा और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करूंगा। हम लोग ऐसे इसके सेमिनार कर रहे हैं आईआईसी में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और एजुकेशनल एरियाज में इसका आइडिया को फैला रहे हैं। पर जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फोर्स नहीं बनेगी, जापान ने ऑलरेडी कह दिया, मतलब अच्छा अभी देखिए विजिटिंग डिग्निटरी जो अभी जर्मन के आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं, उन्होंने सफा कहा है कि एशिया पैसिफिक यूनियन हैज टू, एशिया पैसिफिक जोन हैज टू बी डेवलप्ड। ही हैज सेड इट। तो क्योंकि उनकी भी ट्रेड एशिया में यहाँ पे आएगी, हम बाहर वाले को नहीं रोकेंगे। जर्मनी भी, फ्रांस भी, दे विल बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, बट दे विल कैन नॉट एक्सप्लॉइट दिस एरिया, दे विल ट्रेड। जैसा यूरोप अफ्रीका के एक्सप्लॉइट कर रहा है वो नहीं है। और फिर बात करते करते अफ्रीका को भी ले आएंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1947 में एक हफ्ते की मीटिंग करी थी एशिया अफ्रीका कंट्री की यूनियन की। एशिया अफ्रीका कंट्री की एक हफ्ते की मीटिंग हुई थी 1947 में। ये हम भूल गए हैं और उसको फिर बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर ये पॉइंट आया गया हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखते हैं कि अब इसमें क्या आगे निकलता है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगर ऐसा होता है तो एशिया पैसिफिक रीजन के हिसाब से बहुत बेहतर फैसला होगा। दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं वो इसको कैसे देखते हैं, आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।